आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां थोड़ी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं की बैठक चल रही है। इधर खबर यह भी है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर भी बैठकें चल रही हैं। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और लगातार बैठकों में जारी है मंथन। बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जेडीयू में बैठक की खबरें थी, लेकिन इस वक्त जेडीयू और बीजेपी दोनों ही खेमे में बैठकों का दौर जारी है। और खबर है कि सीएम आवास पर जेडीयू नेता जुटे हैं, जहां पर मंथन चल रहा है। और साथ ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर भी मंथन जारी है, बैठक जारी है। और भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच जदयू और बीजेपी की फिलहाल अलग अलग बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई और दूसरी बैठक बीजेपी की चल रही है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर, जहां पर बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव सहित कई बड़े नेता इस वक्त बंगले में मौजूद हैं। और पिछले 2 घंटे से यहां पर बैठक जारी है और बैठक में कई मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। हालांकि जो लोग इस बैठक से निकल रहे हैं वो कुछ भी बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लिहाजा ये बैठक की जा रही है। और इस बैठक के बाद बीजेपी की जब बैठक समाप्त हो जाएगी तो इसके बाद बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो शैलेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिहार में कैबिनेट का विस्तार होना और कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन जारी है। खरमास के बाद से ही कैबिनेट का विस्तार होना है और ये ऐसी चर्चा चल रही थी। इधर बिहार कैबिनेट में सीएम समेत 36 मंत्री हो सकते हैं। और इस वक्त की जो स्थिति है, अभी जो एक बड़ा आकार दिखता है वो मात्र 14 मंत्री का दिख रहा है। 14 मंत्री ही काम कर रहे हैं और कैबिनेट विस्तार नहीं होने से कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर में। कल भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। कई ऐसी चीजें हैं जो इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार होने जा रही हैं। बिहार एटीएस के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसे देखने का मौका इस बार आपको मिल सकता है। बिहार एटीएस पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी। एटीएस की स्वाट टीम गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान में अपना करतब दिखाएगी और यह पहला मौका होगा जब गणतंत्र दिवस की परेड में बिहार एटीएस भी शामिल होगी। एटीएस के 56 जवानों की टीम गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल रहेंगे। बिहार में एटीएस का गठन 2013 में किया गया था। एटीएस जवानों की ट्रेनिंग हरियाणा के मानेसर में एनएसजी हेडक्वार्टर और कोलकाता में कराई जाती है। तो 72वां गणतंत्र होगा और इस बार कई चीजें खास होंगी। कई चीजें ऐसी होंगी जो आपने कभी नहीं देखी, पहली बार आप देखेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं होगा कोई मुख्य अतिथि। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें कोई भी विदेशी मेहमान शामिल नहीं होगा। और 55 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी भी राष्ट्र का प्रमुख गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होगा। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार राफेल अपनी ताकत दिखाएगा, यह भी पहली बार होगा। और पहली बार महिला फाइटर पायलट को भी आप देखेंगे, शामिल होंगे इस पूरे करतब के दौरान। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ इस परेड में हिस्सा लेंगी। परेड में शामिल होगी राम मंदिर की झांकी, आप बड़े ही नजदीक से इसे देख पाएंगे। बांग्लादेशी सेना भी परेड में शामिल होगी। और एक और अच्छी चीज, वैक्सीन की झांकी भी इस परेड में देखने को आपको मिल सकती है और झांकी में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा यह होगा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए परेड का आकार भी थोड़ा कम नजर आएगा, यानी कि थोड़ा इसे घटाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया। संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना काल में भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बावजूद नई टेक्नोलॉजी से छात्रों की पढ़ाई जारी रही, तो बिहार जैसी घनी आबादी वाले राज्य के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराए गए, जो हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। इस गंभीर आपदा के बावजूद हमने अनेक क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। इस महामारी के कारण हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी की शिक्षा प्रक्रिया के बाधित होने का खतरा पैदा हो गया था,
लेकिन हमारे संस्थानों और शिक्षकों ने नई टेक्नोलॉजी को शीघ्रता से अपनाकर यह सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की शिक्षा निरंतर चलती रहे। बिहार जैसी घनी आबादी वाले राज्य तथा जम्मू कश्मीर व लद्दाख जैसे दुर्गम व चुनौती भरे क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराना हमारे लोकतंत्र एवं चुनाव आयोग की सराहनीय उपलब्धि रही है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप राष्ट्रपति का संबोधन देश के नाम सुन पा रहे थे। इसे भी समझने की जरूरत है। बिहार चुनाव कोरोना काल का पहला चुनाव था और कोरोना के बीच एक कड़ी चुनौती थी। संक्रमण बढ़ने का खतरा था। चुनाव आयोग के मैनेजमेंट से सब कुछ ठीक रहा। 12 करोड़ की आबादी ने अपनी सरकार को चुना। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 2 दिन पहले देश समेत पूरी दुनिया ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। राष्ट्रपति भवन में नेताजी की तस्वीर का अनावरण हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि फोटो नेताजी की नहीं बल्कि एक अभिनेता की है। और इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। 23 जनवरी को पूरा देश नेताजी को नमन कर रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति भवन में इस फोटो का अनावरण किया था, लेकिन कुछ लोग इस फोटो पर बेवजह सियासत खड़ी कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा था कि यह फोटो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नहीं बल्कि अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी की है। लेकिन ये दो तस्वीर दूध का दूध और पानी का पानी करती है। दोनों तस्वीरों को देखने से साफ है, जिस तस्वीर का अनावरण किया गया वो नेताजी की ही तस्वीर है, न कि अभिनेता की। न्यूज 18 ने इस विवाद के बाद सीधा परेश मैती से संपर्क किया। परेश मैती ही वो चित्रकार हैं जिन्होंने नेताजी की तस्वीर उकेरी है। मैंने ये पेंटिंग बनाया है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटोग्राफ से ये पेंटिंग बनाया, ये मेरा इम्प्रेशन है। इस पेंटिंग का साथ दूसरा किसी का कोई रिजेम्बलेंस है नहीं। देश के धरोहर के नाम पर, उनकी फोटो के नाम पर कुछ लोग सियासी कैनवास पर अपना चेहरा उकेरना चाहते हैं, जो देश के महानायकों का अपमान नहीं तो क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए इस खबर को भी समझने की कोशिश करते हैं। चित्रकार के दावे के बाद यह बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई। मतलब कुछ लोग बेवजह सियासी बवाल खड़ा करना चाहते हैं, कुछ लोग बेवजह सियासी बवेला खड़ा करना चाहते हैं, इसे एक बड़ा आकार देना चाह रहे हैं, वो भी सियासी स्टंट के तौर पर। कुछ लोग देश के खिलाफ एजेंडा सेट कर रहे हैं, सियासत के नाम पर महानायकों का अपमान कर रहे हैं। यह बिल्कुल अब इस तस्वीर से साफ है। कल भारत 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और इस मौके पर दुनिया भारत की ताकत देखेगी। समारोह की तैयारियां पूरी हैं। कोरोना महामारी के बीच ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां कैसी हैं, देखिए जरा। कल पूरी दुनिया भारत की आन बान और शान देखेगी। पूरी दुनिया भारत की सैन्य क्षमता और संस्कृति से रूबरू होगी। पटना के गांधी मैदान में भी पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे उस दौरान यहाँ पर। तो आप देखिए मुख्यमंत्री और तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनके बैठने की यहाँ पर जो है वो व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो देख पा रहे होंगे आप, सोफा लगाया गया है जिस पर मुख्यमंत्री सहित सभी वीवीआईपीज बैठेंगे यहाँ पर, और उन्हें जिन्हें वीवीआईपीज कार्ड मिला है, जिनको एंट्री दी जाएगी, वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियों में कोरोना महामारी से बचाव के संदेश के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की पूरी झलक होगी। जो लोग भी परेड में आएंगे उन्हें कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सिर्फ उन्हीं लोगों को गांधी मैदान में इजाजत दी है जिन्हें पास दिया जाएगा। जितने भी
झांकियां बनी है, इस बार कहा गया है 10 झांकियों का प्रदर्शन गांधी मैदान में होगा, वो तमाम झांकियां इसी गेट से गांधी मैदान के अंदर एंट्री करेगी। हालांकि इस बार भी आम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ पास जरूर जिला प्रशासन निर्गत कर रहा है, जिसमें कि आम लोग भी उस पास को लेकर यहाँ पर आ सकते हैं और ये झांकियों को देख सकते हैं। और इसे देखिए, इसीलिए इस पूरे एरिया को बैरिकेटिंग किया गया है, यहाँ पर बैरिकेड लगाकर लोग बाहर से इसे देख सकते हैं। हालांकि हर बार यहाँ पर स्टैंड बनता था, लेकिन इस बार स्टैंड नहीं बनाया गया है। जाहिर है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत कल 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसके लिए इस बार तैयारी भी खास है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। तो ये जानना बेहद ही रोचक होगा कि संविधान लागू करने के लिए यही दिन यानी कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से 26 जनवरी 1930 को भारत को अधिराज्य यानी कि डोमिनियन का दर्जा देने की मांग की थी। रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर पूर्व स्वराज का संकल्प लिया गया। 26 जनवरी को पूर्व स्वाधीनता दिवस मनाने की शुरुआत हुई और आजादी के बाद संविधान लागू होने पर यही तारीख गणतंत्र दिवस बन गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो यह है अभी तक की पूरी जानकारी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दरभंगा की ज्योति, जिसे आप जानते हैं पहचानते हैं, और आज ज्योति के लिए बेहद खास दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद में दरभंगा से साइकिल गर्ल ज्योति भी जुड़ गई। पीएम ने उनके काम की तारीफ की, हालांकि ज्योति की सीधी बातचीत नहीं हो पाई, जिसका उसे मलाल है। साइकिल गर्ल से अपनी पहचान बना चुकी ज्योति एक बार फिर सुर्खियों में है। दरभंगा की ज्योति को उसके साहसिक और वीरता के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संवाद के जरिए देश भर के अलग अलग प्रांतों के बच्चों से वर्चुअल संवाद कर सभी बच्चों का हौसला बढ़ाया। दरभंगा से ज्योति भी प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल संवाद में जुड़े, लेकिन समय के अभाव में प्रधानमंत्री से ज्योति की सीधी बात नहीं हो सकी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ज्योति का नाम लेकर तारीफ की। प्रधानमंत्री से जुड़कर ज्योति खुश थी, लेकिन प्रधानमंत्री से बात नहीं करने का मलाल भी। डीएम ऑफिस में आए थे प्रधानमंत्री सर से बात करने के लिए और गए ऑफिस में, वहाँ बातचीत किए, मतलब मेरा नाम लिया, मतलब बात नहीं किया सर। प्रधानमंत्री सर हमसे बात नहीं किया, इसी की बात के लिए हमको दिए। तो हमको घोषणा किया गया है कि मतलब 1 लाख का चेक और सर्टिफिकेट ये सब मिला गया है, और मतलब ये बात नहीं किया हमसे। खुशी है? हाँ खुशी है, इतना बहुत मेरे लिए खुशी, कभी सोचे नहीं थे, लेकिन अब तो खुशी है बहुत। प्रधानमंत्री से सीधे बात करने की तमन्ना दिल में लिए ज्योति और उसके माता पिता अपने गांव सिरहल्ली से दरभंगा समाहरणालय पहुंच गई थी, जहां दरभंगा के डीएम त्यागराजन के साथ खुद ज्योति और उनके माता पिता समय से प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल संवाद में शरीक हुए। लेकिन कुछ बच्चों से प्रधानमंत्री के बात के बाद समय के अभाव में ज्योति से सीधी बात नहीं हुई। लेकिन संवाद से पहले एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें ज्योति की पूरी कहानी दिखाई गई कि कैसे कोरोना काल में ज्योति अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने गांव पहुंची थी। ज्योति की मां फूलो देवी भी अपनी बेटी के हिम्मत और साहस भरे काम से फूले नहीं समा रही है। देश का नाम रोशन किया है, बहुत जगह भी इनकी नाम है, विदेशों में भी नाम है, तो मुझे ऐसी बेटी पे गर्व है। सर मलार तो नहीं है बहुत, उससे तो थोड़ा सा ये होता है, सर बात हो जाता तो थोड़ी सी और खुशी होती, लेकिन फिर भी जितना है जो मैं अपने सपनों में नहीं सोच रखे थे, अगर ये भी मिल गया तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, जो हम कम से कम इतना तो दर्शन हो गया। जब बहुत अच्छा लगा, हम लोग को प्रधानमंत्री से यहाँ आकर बात हुआ और हम लोग बहुत खुश है। सपने में नहीं सोचे थे कि हमारे बेटी के साथ ऐसा होगा, लेकिन आज सोच लिए कि हाँ प्रधानमंत्री से बात होगा। वहीं दरभंगा डीएम ने कहा कि ज्योति को आगे की जरूरत के हिसाब से सभी तरह की सहायता की जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित मिस ज्योति कुमारी को आज सीधे संवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न कोने के 32 बच्चों के साथ हमारे दरभंगा जिला के ज्योति कुमारी को भी आज सम्मानित किया गया। इनके लिए 1 लाख राशि के पुरस्कार, उसके साथ एक प्लाक और एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा।
जब दुनिया कोरोना के डर से सहमी हुई थी, तब ये बेटी वो कर दिखाई जिसका दुनिया लोहा मान रही है और कह रही है साहसिक कार्य हिंदुस्तान की बेटी ही कर सकती है। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि दरभंगा बिहार की 16 साल की ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने पर बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और चलिए पद्म पुरस्कारों के ऐलान से संबंधित एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पद्म पुरस्कारों का ऐलान, रामविलास पासवान को पद्म भूषण। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पद्म पुरस्कारों के ऐलान से संबंधित। मृदुला सिन्हा को पद्मश्री और इसके अलावा दुलारी देवी को पद्मश्री का सम्मान से नवाजा जाएगा। रामचंद्र मांझी पद्मश्री, वहीं दिलीप कुमार सिंह को भी पद्मश्री। तो ये पूरी फहरिस्त, पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दिलीप कुमार सिंह को भी पद्मश्री, इसके अलावा कई और नाम हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कब। सबसे पहले रामविलास पासवान, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है, सम्मानित किया जाएगा। मृदुला सिन्हा को भी पद्मश्री, इसके अलावा दुलारी देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रामचंद्र मांझी को भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दिलीप कुमार सिंह को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को पहले ही भेज दी है। इससे पहले भी वर्ष 2007, 2017, 2018 और 2019 में भारत रत्न के लिए इनके नाम की अनुशंसा की गई थी। हमारी ख्वाहिश है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से विभूषित किया जाए। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water consciously every time, every day, and encourage others in our community to do the same. I would like to contribute to water conservation by adopting measures like fixing leaky taps, borewell rejuvenation, and using the wastewater from the kitchen to irrigate the plants. Wake up India, whoever you are, wherever you are. Water is a human right. Go save it for the generations to come. हमको बचानी है ये जिंदगानी। और खबरें अभी भी जारी हैं।